अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या कुछ साल पहले का है जब मैं पंजाब के इलाके नारोवाल के करीब एक गांव में सरकारी जंगलाती दफातर में काम करता था। वो एक दफ्तर एक पुराना 250 साल पुराने हवेली जैसा मकान था। नीचे बेसमेंट मिट्टी खोद कर बनाई गई थी। घर के कई कमरों में पुराने बड़े फेयर प्लेसेस थे। कुछ में तो अभी भी पुराने लोहे के हुक लगे हुए थे जिन्हें कभी पानी गर्म करने के लिए या पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक बाथरूम 90s-40 के आसपास बनाया गया था। उससे पहले वहाँ कोई बाथरूम नहीं था। कोई जगह तो ऐसी थी जहाँ से बेसमेंट नीचे नज़र आता था साफ। बेसमेंट की रोशनी जो जल रही होती थी वो ऊपर आती थी, इसीलिए चूहे और इंसेक्ट्स आम सी बात थी हमारे लिए। हमेशा मिलते थे और हम इसे एक नॉर्मल चीज़ समझकर जी रहे थे। बेसमेंट में एक पुराना ऑयल फर्नेस था जो बार बार ख़राब हो जाता था। सबसे अजीब चीज़ वहाँ एक अंधेरे वाला कमरा था जो फिल्म डेवलप करने के लिए बनाया गया था। मैं कभी उसमें नहीं गया था क्योंकि मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी कभी। अब मैं वहाँ गुजारे अपने वक्त के चंद वाक़यात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तकरीबन 14 साल पहले की बात है। मुझे वहाँ हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि कोई मुझे घूर रहा है। ये महसूसियत तब तक रहती थी जब तक मैं रात को अपनी गाड़ी में बैठकर घर वापस ना आ जाऊँ। वहाँ अक्सर अजीबोगरीब सी स्मेल आया करती थी, कभी तो अच्छी लेकिन कभी बहुत ही बुरी। किचन को चंद मरतबा थोड़ा बहुत नए तरीके से रेनोवेट किया गया था वहाँ। जब मैं वहाँ सुबह आता तो सारी अलमारियों के दरवाजे बंद होते थे, लेकिन जब मैं ऊपर वाले फ्लोर अपने ऑफिस में काम कर रहा होता था तो नीचे सब अलमारियों के खुलने की आवाज़ आती और जब मैं नीचे जाता तो वो सब खुली होती थी। तो ये देखकर मैं बहुत परेशान होता था। हालांकि मैं भी थोड़ी देर पहले नीचे से आता था, लेकिन जब दोबारा जाकर देखता तो वो सारी खुली हुई होती थी अलमारियाँ, हत्ता कि वहाँ कोई मेरे अलावा होता भी नहीं था उस वक्त। इसके बाद अक्सर जैसे ही मैं उस बिल्डिंग में दाखिल होने लगता, ऐसा लगता जैसे तमाम नज़रें आप पर हैं। हमारे एक सेक्रेटरी ने, जो हमेशा सबसे पहले आता था, वो सबको ज़ोर से सलाम कहकर अनाउंस करता था। वो कहता था कि उसे कभी ज़्यादा खौफ नहीं होता था, लेकिन जब वो अकेला होता और अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी उसे, तो ज़ोर से कह देता था, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा तो मेरा भी कुछ मत बिगाड़ना। कभी कभी ऐसा कहने से आवाज़ें बंद हो जाती थी, लेकिन हमेशा नहीं। मुझे सबसे पहली बार कुछ देखने का वाक़या तब याद है जब नीचे मीटिंग हो रही थी और मैं ऊपर से अपनी ग्लासेस लेने आया था। मेरा मुंह जो कि हालवे की तरफ नहीं था कि अचानक किसी के तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दी मुझे। तो जब मैंने पलट कर देखा तो 2 साए जैसे लोग हालवे से गुजरते हुए पिछले ऑफिस में चले गए। एक काफ़ी लंबा था और एक छोटा। हर कदम की आवाज़ सुनाई दी थी मुझे। एक बार जब मैं और मेरा दोस्त, सिर्फ हम 2 लोग थे ऑफिस में, सर्दी का दिन था और हीटर दोबारा ख़राब हो गया था। हम एक छोटे हीटर से गर्म होने की कोशिश कर रहे थे। फायरप्लेस बंद थी। अचानक से ऊपर से भारी बूट्स की कदमों की तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। अब तक हम ऐसे वाक़यात के आदी हो गए थे तो इग्नोर कर दिया। रात में जब कुछ लोग घर चले जाते थे तो सफाई करने वाले आते थे। ऑफिस में हमारा रश कुछ ऐसा ही होता था कि उसमें भी ऑलमोस्ट 6 से ज़्यादा लोग नहीं होते थे। सफाई वाले को हर रात एक डायरी में नोट लिखना होता था कि उसने क्या काम किया है। कुछ दिन बाद उसने लिखा कि वैक्यूम चलाते हुए उसे कोई उसका नाम पुकारता सुनाई दिया। जब वैक्यूम बंद करता तो कोई आवाज़ नहीं आती। एक दिन उसने दीवार पे नोक किया। पहले कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब उसने दोबारा नोक किया तो जवाब में 2 नोक सुनाई दिए। उसने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद हमारे बॉस की आदत थी कि वो अक्सर शाम में अकेले काम करती थी। मैं कभी कभी उसके साथ रुकता, लेकिन 6:30 के बाद कभी रुका नहीं था ज़्यादा। मैं ऐसा लगता था कि जैसे वो बिल्डिंग तो किसी और ही वक्त की है और जैसे कि रात को हमें दाखिल होने से मना करती हो। एक दफ़ा वो अकेली ऑफिस में बैठी थी जब उसने देखा कि एक बहुत लंबा साया हालवे से गुजरता है। वो साया भाग नहीं रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। उसने कहा कि वो कम से कम 7 फुट लंबा था और इस वाक़ये से वो इतना डर गई कि कभी रात देर तक काम नहीं किया दोबारा। एक शाम जब वो दोबारा काम ही कर रही थी तो उसने ऐसा कुछ दोबारा महसूस किया था सारा। एक मर्तबा जब वो एक बड़े कमरे में काम कर रही थी जो कभी डाइनिंग रूम होता था, तो उसने देखा कि सामने एक 40 साल का मर्द खड़ा है जो 19वीं सदी के कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें ग्रे थीं। उसने भी हैरानी से उसकी तरफ देखा।
जैसे उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसे देख सकती है। उसका जिस्म इतना ट्रांसपेरेंट था कि रोशनी उसके पास से गुजर रही थी। फिर वो मुड़कर सीढ़ियों की तरफ गया और गायब हो गया। उसकी चीख सुनकर मैं और मेरा दोस्त वहां आए, लेकिन उस शख्स को कभी दोबारा नहीं देखा। उसी कमरे में एक दिन जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मुझे ज़हनी तौर पर एक औरत की आवाज़ सुनाई दी जो गुस्से में कह रही थी, ये मेरा घर है। शायद ये सुनने में नॉर्मल लगे, लेकिन वहाँ के माहौल को देखकर ये बिल्कुल सही महसूस होता था। जब 1830 में वहाँ एक करीबी इलाके में एक नहर खोदी जा रही थी तो सरकार लोगों से ज़मीन खरीद रही थी। 1960 में फिर से बहुत की ज़मीनें खरीदी गईं, जैसे पार्क्स बनाने के लिए। ये घर भी उनमें से एक ही था। मैंने घर के मुख्तलिफ हिस्सों में रात भर रिकॉर्डर्स लगाए। 2 कमरे सबसे ज़्यादा अजीब थे। एक फैमिली रूम जो घर के सबसे पुराने हिस्से में था और एक दूसरा जो कि सर्वेंट्स के कमरे के ऊपर था, जो मेरा ऑफिस भी था। ये घर बिल्कुल देहाती इलाके में था। करीब एक नहर थी जहाँ लोग सिर्फ मज़े के लिए फिशिंग या बोटिंग करते थे। कोई सिटी नॉइस नहीं थी। जब मैंने फैमिली रूम में एक रिकॉर्डर लगाया तो अगले दिन जब सुना तो बहुत हल्की लेकिन साफ क्लासिकल पियानो म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दी और एक भारी आवाज़ वाले मर्द की चीख जैसी आवाज़ भी सुनाई दी और कम से कम 2 बच्चों के रोने की आवाज़। वो कहते थे, मुझे अपनी अम्मा चाहिए। ये सबसे ज़्यादा खौफनाक दिन था मेरे लिए। मैंने फिर वो इलाके के रिकॉर्ड ऑफिस में रिसर्च की, पुराने डीड्स और विल्स पढ़े। ज़्यादातर हाथ से लिखे हुए थे और पत्थर या चैन की ज़मीन की पैमाइश लिखी होती थी। मुझे पता चला कि 1967 तक एक ख़ानदान वहाँ रहता था जो सरकारी किराए के घर पर था। उस ख़ानदान का एक रिश्तेदार मुझे मिला, बहुत बूढ़ी औरत, 80s में थी शायद। उसने बचपन में वहाँ कई दफ़ा विज़िट किया था। उसने बताया था कि उनका एक चाचा पियानो बजाता था और बहुत खूबसूरत बजाता था। उसने कंफर्म किया कि फैमिली रूम में वो लोग इवेंट्स करा करते थे ज़्यादातर, क्योंकि वो फैमिली रूम काफ़ी बड़ा था। मैंने उन्हें वो सब कुछ नहीं बताया जो वहाँ हो रहा था, बस सब कुछ एक यादगार बात के तौर पे पूछा। लेकिन ये सब साबित नहीं करता कि सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, जैसे मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के लोग, उनके कपड़े और शक्लें। लेकिन कम से कम पियानो और पाइन की खुशबू का राज खुला। कॉन्ट्रैक्टर्स भी अजीब चीज़ें महसूस करते थे। 2 जवान लड़के जो छत की रिपेयरिंग कर रहे थे कहते थे कि उनका सामान खुद ब खुद गायब हो जाता था, फिर दूसरी जगह मिलता। हम खुद सफाई करते क्योंकि कोई सफाई वाला रुकता नहीं था यहाँ पर ज़्यादा। एक बार एक मेहमान बाथरूम गया जहाँ एक क्लोसेट डोर था जो टॉयलेट के सामने था। जैसे ही उसने वो दरवाज़ा बंद किया, वो क्लोसेट का दरवाज़ा ज़ोर से हिलने लगा और नोब हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। वो इतना डर गया कि बिना टॉयलेट यूज़ किए ही बाहर आ गया। ऐसी शैतानी हरकतें वहाँ आम सी बात हो गई हैं। कुछ साल बाद हमारी फंडिंग बंद हो गई और मुझे दूसरी नौकरी लेनी पड़ी। लेकिन मैं जब भी अब उस इलाके में जाता हूँ, उस घर को देखता हूँ। घर अब भी कुछ अरसे से खाली है। शायद अब वहाँ के भूत सुकून से रह रहे हों। ये थे मेरे वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 11 से 12 साल थी। एक रात मुझे पूरा यकीन था कि मैंने अपने घर में मुझे एक भूत मिला। उस रात मैं अपने ड्राइंग रूम में सोफ़े पर बैठा टीवी देख रहा था कि मेरी नज़र एक पुराने झूलने वाली कुर्सी पर पड़ गई जो धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी। ये अजीब था क्योंकि खिड़कियां तो खुली हुई थी मगर वहाँ से हवा नहीं आ रही थी। उस मौसम में ज़्यादा हवा नहीं चल रही थी। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कुर्सी पुरानी है इसलिए अपने आप हिल रही होगी। लेकिन 1 मिनट बाद वो रुक गई और फिर दोबारा हिलने लग गई। अगली रात जब मैं दोबारा टीवी देख रहा था तो अचानक शेल्फ से एक कप गिरने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे। अब कप अचानक कैसे गिर सकता था? मैंने सोचा कि शायद कोई छोटा जानवर होगा। मैं फ़ौरन किचन गया जो लिविंग रूम के बिल्कुल पास था और कप उठाकर वापस रख दिया। उस रात या उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरी रात जब मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, अचानक टीवी के साथ वाली टेबल पर रखा हुआ एक पुराना रेडियो अचानक से चालू हो गया। ये कोई हवा का झोंका नहीं था। रेडियो सिर्फ तब चलता था जब कोई हाथ से उसे चलाए। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए।
और मैं भागता हुआ अपने वालिदैन के कमरे में चला गया, जबकि रेडियो की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। मैं सीधा अंदर गया तो देखा कि मेरी माँ किसी से फ़ोन पर बातें कर रही है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने फ़ोन पे कहा, ज़रा रुकना, और फिर मुझसे पूछा कि क्या हुआ दोबारा। मैं चीख कर बोला कि रेडियो अचानक चालू हो गया और मुझे लगता है कि कोई भूत है वहाँ पर। मेरी माँ ने आंखें घुमाई और बोला, चलो मेरे साथ। हम दोनों वापस ड्राइंग रूम में गए। वहाँ जाकर देखा तो रेडियो बंद हो चुका था। मेरी माँ ने कहा, देखा, कोई भूत वगैरह नहीं होता। मैंने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। फिर वो वापस अपने कमरे में चली गई और फ़ोन पर बात करने लगी। उसके बाद कभी भी कोई अचानक हरकत या अजीब चीज़ें महसूस नहीं हुई। मैं काफ़ी दिनों तक लिविंग रूम में जाने से डरता रहा, लेकिन आखिरकार मैंने अपने डर का सामना किया। लेकिन ये वाक़या हमेशा मेरी यादों में रहेगा। मुझे मालूम है कि ज़्यादा लोग ऐसे मामलात पर यकीन नहीं करते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं छोटा था तो मेरा घर में वाकई कुछ ऐसी हरकत हुआ करती थी। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 9 साल का था और ये बात 2012 की है, जब मैं अपनी माँ और बाप के साथ छुट्टियों पर गया। हम पाकिस्तान के शहर मरी के एक होटल में ठहरे, जिनकी डेकोरेशन कुछ 2000 के दौर की तरह की सजी हुई थी। रात के किसी वक्त मेरी आँख खुली जब मैंने देखा कि कमरे की तमाम लाइट्स बंद थीं। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर मैं डर गया था और माँ के बिस्तर तक पहुँचना चाहता था। तभी मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूर एक सफ़ेद चेहरा नज़र आ रहा है मुझे। उस चेहरे की आंखों के गिर्द रोशनी सी चमक रही थी। सफ़ेद कलर की मुंह भी था और एक छोटी सी नाक भी साफ नज़र आ रही थी। मैं उस तरफ गया, ये समझ कर कि शायद मेरी माँ का चेहरा है, और मैं उसे पकड़ रहा था। फिर मेरी माँ ने अचानक बिस्तर के पास वाली रोशनी ऑन की। वो तो कमरे के दूसरे कोने में बिस्तर पर थी, और मैंने फिर से दोबारा उस जगह देखा जहाँ वो चेहरा था, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। माँ ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना हैरान था कि कुछ कह नहीं सका। उन्होंने मुझे दोबारा बिस्तर में आने के लिए कहा और मैं चंद मिनट्स में दोबारा सो गया। सुबह जब आँख खुली तो मैं भी उलझन में था कि मैंने रात को क्या देखा। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, लेकिन क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा था, उन्होंने कहा कि शायद मुझे कोई ख्वाब आया होगा या मेरा वहम होगा। लेकिन मुझे पूरी तरह याद है कि मैंने जो देखा वो हकीकत था। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे माँ बाप दोनों को याद नहीं वो होटल कौन सा था, क्योंकि इस बात को बहुत अरसा गुजर चुका है। इसलिए मैं उस होटल की तारीख या किसी किस्म का रिव्यूज़ नहीं दे सकता आपको। मुझे ये जानना है कि क्या किसी को अंदाज़ा है कि मैंने किस किस्म का साया वहाँ देखा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल है और ये वाक़या लाहौर के अंदरून शहर का है। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्त साकिब के साथ लाहौर घूमने गया था। अंदरून लाहौर की पुरानी गलियाँ, रंग बिरंगी रौनक और सदियों पुरानी तमीर की हुई हवेलियाँ हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती हैं। मगर वो रौनक सिर्फ दिन के वक्त होती है, रात को ये जगह एक अलग ही रूप ले लेती है। उस दिन हम पुरानी हवेलियाँ एक्सप्लोर कर रहे थे और एक हवेली पे नज़र पड़ी। हवेली का नाम था शाही मंजिल। हवेली खस्ता हालत में थी, मगर उसका पुराना शाही अंदाज अब भी जिंदा था। किसी ने बताया था कि ये हवेली 200 साल पुरानी है और इसमें एक खानदान रहता था जो अचानक गायब हो गया था। लोग कहते हैं कि रात के वक्त ये जगह भूत बंगला बन जाती है। मुझे और साकिब को डर लगने के बजाय एक्साइटमेंट होने लगी। हमने फैसला किया कि रात को इस हवेली को एक्सप्लोर करेंगे। रात के 11 बज रहे थे जब हम दोनों एक टॉर्च और कैमरा लेकर शाही मंजिल के अंदर घुस गए। अंदर का मंजर देखकर मेरी रगों में एक ठंडी सी सनसनाहट हुई। दीवारों पे पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। ज़मीन पे पुराने फर्नीचर के टुकड़े और
हवेली के बीच में एक बड़ा सेहन था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कि कोई पुरानी चीज़ें सड़ने की। हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। जब हम एक कमरे में घुसे तो वहाँ एक पुराना पियानो था जो काफ़ी धूल से भरा हुआ था। साकिब मजाक करते हुए उस पर उंगली फेरता रहा, मगर जैसे ही उसने एक की दबाई, पूरी हवेली में एक तेज़ आवाज़ गूंजी, जैसे कोई घुंघरू चल रहे हों। हमें लगा कि बस ये एक हवा का असर है, मगर फिर दरवाज़ों का खुद ब खुद बंद होना या हिलने की आवाज़ आने लगी। हर कमरा जैसे ज़िंदा लग रहा हो। कभी हमें लगता कि कोई हमारे पीछे चल रहा है, कभी लगता कि कोई दीवार के पीछे से हमें देख रहा है। साकिब ने कैमरा ऑन रखा था, मगर जब हमने प्लेबैक देखा तो वीडियो ब्लैक थी। हम एक और कमरे में गए जो बिल्कुल खाली था। साकिब ने टॉर्च को फ्लोर की तरफ घुमाया और वहाँ एक शैडो सी नज़र आई, एक साया सा जो हम दोनों में से किसी का नहीं था। मुझे लगा कि मेरी सांस रुक गई हो जैसे। वो साया धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और हम दोनों के सामने एक अजीब सी शक्ल में तब्दील हो गया। उसका चेहरा धुंधला था, मगर आंखें जैसे हमें घूर रही हों। साकिब ने ज़ोर से चिल्लाया, चलो यहाँ से, और हम दोनों बाहर की तरफ भाग पड़े। मगर जैसे ही हम हवेली के दरवाजे के पास पहुँचे, वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हमने दरवाज़ा ज़ोर से खोलने की कोशिश की, मगर वो हिल भी नहीं रहा था। तभी एक और आवाज़ गूंजी, एक औरत के हंसने की आवाज़। वो आवाज़ हवेली के हर कोने से आ रही थी। मैं और साकिब दोनों गिरते पड़ते एक छोटी सी खिड़की से निकलने में कामयाब हो गए। बाहर आकर पता चला कि रात के 1 या 1:30 बज चुका था। हम दोनों के चेहरे पे सफ़ेदी थी और सांस फूली हुई थी। जब वापस लोगों से बात की तो पता चला कि वो हवेली में आज तक जो भी गया है, उसने आगे अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। आज भी लोग शाही मंजिल के पास से रात के वक्त गुजरते हुए डरते हैं। कहते हैं उस हवेली में अब भी उस ख़ानदान की रूहें हैं जो वहाँ रहती हैं। वो किसी भी गैर को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करती। मेरा मशवरा है कि अगर कभी आपको अंदरून लाहौर की हवेलियाँ देखने का शौक़ हो तो शाही मंजिल से दूर ही रहना। ये कहानी अब भी मेरे जहन में ताज़ा है और सोचता हूँ कि अगर उस रात हम ज़्यादा देर वहाँ रुकते तो शायद क्या ही होता हमारे साथ। ये था मेरा वाक़या। अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ अपनी कहानी शेयर की। बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। ये वाक़या मेरे साथ कुछ दिनों पहले हुआ। थोड़े दिन पहले मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स उनको एक शहर ले गए उनके चेकअप के लिए। मुझे अपनी दादी के घर का देखभाल करने का ज़िम्मा मिला। मैं उनके कमरे के पास वाले गेस्ट बेडरूम में सो रहा था। उस बेडरूम में हमेशा 2 सिंगल बेड्स होते हैं, जो मेरा और मेरे भाई के लिए रिजर्व था। जब हम यहाँ रुकते थे, मैंने खिड़की के पास वाला बेड लिया। सोने से पहले मैंने घर के सभी दरवाज़ों को चेक किया और इंश्योर किया कि वो प्रॉपरली लॉक हैं। जब बेड में गया तो काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। दादी के घर पे करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता था, इसलिए मैं 1 घंटे तक अपना फ़ोन पर वीडियोस देख रहा था और अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तभी मुझे लगा कि मैंने किसी औरत की आवाज़ सुनी। वो बाहर से आने वाली आवाज़ थी और वो हेलो कह रही थी। मैंने अपने बेडरूम से बाहर निकलकर दरवाजे के करीब जाने की कोशिश की, धीरे धीरे, ताकि मैं आवाज़ सुन सकूं। वो आवाज़ फिर से हेलो कह रही थी हर 10 सेकंड के बाद। जब मैं दरवाजे के पास गया, मुझे लगा कि ये आवाज़ बाहर से ही आई है। हमारे डाइनिंग रूम की खिड़की फ्रंट पोर्च का क्लियर व्यू देती है।
तो मैंने ब्लाइंड्स के बीच से झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने ब्लाइंड्स के बीच से देखा, एक औरत सीधा मुझे देख रही थी, जैसे उसे पता था कि मैं ब्लाइंड्स के पीछे से देखूंगा। उसने फिर से एक अजीब स्माइल के साथ हेलो कहा। वो औरत थोड़ी बड़ी उम्र की थी, शायद 40 से 50, और उसका चेहरा मुझे काफ़ी करीबी लग रहा था। मैंने सोचा शायद वो दादी की कोई दोस्त है, लेकिन रात के 12 बजे क्यों आएगी, और अगर आएगी भी तो नोक या बेल क्यों नहीं किया। वो सिर्फ हेलो बोलती है बार बार। मैं डिस्टर्ब हो गया और गेस्ट बेडरूम में वापस आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब दरवाज़ा बंद था तो मुझे उस औरत की आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने सोचा शायद वो चली गई। मैंने अपने बहनों और दोस्तों को टेक्स्ट करना शुरू किया और उन्हें बताया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ देर के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एकदम से खिड़की पर ज़ोर से बैंगिंग हुई। वो कोई नोक नहीं था, वो एक सॉलिड बैंग था, जैसे खिड़की को कोई ज़ोर से मार रहा हो। मेरे सीने में एक अजीब सी घुटन हो रही थी और लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। बैंगिंग के बाद वही फैमिलियर आवाज़ फिर से आई, हेलो। मैंने हौसला किया और ब्लाइंड्स हटाकर देखा, और वही करीबी औरत वहाँ थी। सिर्फ एक पतली गिलास की लेयर हमारे बीच थी। मैंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, मैं पुलिस बुला रहा हूँ। उसके बाद ब्लाइंड्स वापस गिराए और लिविंग रूम की तरफ भागा। मैं ऊपर वाले गेस्ट रूम में चला गया और बेड के अंदर छुप गया। मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये सब ठीक हो जाएगा। 2 घंटे के बाद मैं नीचे गया और सब विंडोज से देखा, लेकिन वो औरत गायब थी। अगले दिन सुबह मैंने दादी को फ़ोन किया और ये सब बताया। वो फ़ोन पर चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले जब वो मार्केट गई थी, एक औरत उन्हें कंटिन्यूसली घूर रही थी और बिना वजह स्माइल कर रही थी। मुझे ये सब सुनकर चिल्स आए। क्या वो दोनों एक ही औरत थी? दादी 75 साल की हैं और उनकी बातों पर हर वक्त भरोसा नहीं होता, लेकिन उनका पैनिक मुझे काफ़ी अनईजी फील करवा गया। अभी तक मुझे ये सोचकर डर लगता है, क्या वो सच में एक ही औरत थी? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं छोटा था, मैंने आखिरकार पहली बार भूत देखा, लेकिन मैं उसके अंदर से गुजर गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, या कह लें कि उस वक्त मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी। ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं अपने घर के आखिरी कॉरिडोर का हिस्सा साफ़ कर रहा था। जैसे ही मैं कपड़े से धूल का छोटा ढेर उठाता, मैं अपने काम मुकम्मल करके नीचे किचन में जा सकता था। तो जब मैंने अपने साथ देखा तो मुझे एक काले कलर का साया नज़र आया जो तकरीबन 6 फुट लंबा था और मुझसे सिर्फ 2.5 फुट के फासले पर था, बिल्कुल उसी रास्ते पर जहाँ से सीढ़ियों के रास्ते मुझे नीचे जाना पड़ता था। मुझे याद है उस वक्त मैंने सोचा, बस छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा थी कि मुझे डर का कोई एहसास नहीं हुआ। मैं सीधा उस मखलूक के अंदर से गुजर गया और जैसे कुछ देखा ही ना हो। मैंने सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मैंने अपने हाथ खाली किए, फ्रिज से खाना निकाला जो पहले से तैयार था और बैठकर खाने लगा। खाना खाते हुए मैं ये सोचता रहा कि अगर मैं सिर्फ अपने कमरे से निकलकर उस भूत को हालवे के आखिर में देख लेता तो मैं कितना ज़्यादा डर गया होता। शायद अगर वो मुझे सिर्फ दूर से नज़र आता तो भी मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता। कुछ लोग तो इस पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आपको कोई ज़रूरी काम हो तो आप भी ऐसी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते होंगे। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।
अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।